हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। के लेक्चर 2 में मिल रहे हैं आज। प्रॉपर्टीज हैं जो कि सभी मैट्रिक्स में होल्ड करते हैं। एम जी एम लगाया जा सकता है। तो 3 कि अरे अरे डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 है। अब कुछ प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ ली है तो आप ये बताइए, साबित करेंगे प्रीवियस ईयर में। सॉलिड बी मैट्रिक्स है मेरा, तो ये आपका इसका मतलब ट्रेस ऑफ वाई फाइंड कर लेंगे। क्या हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जान लिया, हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जान लिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है। तो वापस हम मैट्रिसेस के लेक्चर 2 में मिल रहे हैं आज। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कुछ स्क्रीन पे दिए गए कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस लेक्चर में। वो अगर आप देख रहे हैं तो पूरा अगर ये टॉपिक सोच रहे हैं कि अगर आपका जेई के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाए अच्छी तरह से, तो आप, है ना, पहला लेक्चर देखिए और बाकी आने वाले लेक्चर्स भी देखिए। आपका पूरा मैट्रिक्स चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा और पूरे 4 नंबर आपके जेई के पेपर में बन जाते हैं। तो आज के टाइटल में हम सबसे पहले शुरू करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, फिर जानेंगे ट्रांसपोज क्या होता है, फिर कुछ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे हम मैट्रिक्स के, जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस और देन मल्टीप्लिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन आज हम ये सीख लेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो बहुत आराम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। चलो शुरू करते हैं। ट्रेस, देखिए इससे पहले हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स पर पूरी बात हो गई थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में को हमने 3 टुकड़ों में बांटा था। अगर आपको याद हो, हम देखते थे इस प्रकार से, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई n क्रॉस n। ठीक है, इसको हमने 3 जब टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने बताया था, देखिए इसके 3 हिस्से किए जा सकते हैं, एक डायगोनल, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगल। ठीक है, इस प्रकार। तो अपर, लोअर और इस तरह से इनके विभाजन हो गए थे कि 3 टाइप्स के, है ना भाई, कि इसमें ट्रायंगुलर आ गया था, फिर आ गया था डायगोनल मैट्रिक्स, फिर ट्रायंगुलर के अंदर 2 अपर और लोअर ट्रायंगुलर, फिर डायगोनल मैट्रिक्स के 2 टाइप्स, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है कि नहीं। बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो अब ट्रेस भी क्या होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स का सभी का सम होता है। अगर आप यहाँ पर सभी लोगों का सम कर दें इन एलिमेंट्स का, तो यही ट्रेस ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, आइए इसको अब मैं समझाता हूं आपको, लिख के लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, पहली बात डिनोटेड बाय, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही संभव है ना, क्योंकि डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपकी बनती है ना, रेक्टेंगल में नहीं। तो ट्रेस ऑफ ए, तो इसका मतलब ये n क्रॉस n में ही चलेगा। ठीक है, तो ट्रेस को डिनोट हम ट्रेस ए कैसे करेंगे, एंड ट्रेस ऑफ ए is equivalent to sum of all diagonal elements। अगर हम डायगोनल पर बैठे हुए सभी लोगों का सम कर दें तो इसे ही हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है डायगोनल एलिमेंट के लिए i इज इक्वल टू j होता था, या फिर ऐसे समझिए कि इसके एलिमेंट को हम i से डिनोट करते थे, याद है आपको, डायगोनल एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि सम का मतलब ये हो रहा है कि पहला डायगोनल एलिमेंट 1 1, दूसरा 2 2, तीसरा 3 3, और फिर इस प्रकार से nth रो nth कॉलम में बैठा हुआ a n n। और इसको मैं कंबाइंड वे में बोलूं तो इसको मैं समिशन, ट्रेस ऑफ समिशन, इस तरह से लिखा जा सकता है। यानी कि ट्रेस ऑफ ए को हम सम ऑफ डायगोनल्स बोलते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि सभी मैट्रिक्स में होल्ड करती हैं, जो कि जरूरी हैं। तो हम प्रॉपर्टीज पर आगे जाएंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फिलहाल ट्रेस ऑफ ए आपको समझ में आ गई, समीशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम सीख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास ट्रेस की। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार अगर ट्रेस का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में आपके पास मैट्रिक्स में, तो आपको बहुत काम आ सकती हैं प्रॉपर्टीज। तो बेसिक प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इफ ए इज इक्वल टू, हम स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है, n क्रॉस n।
तो ट्रेस क्या था, वापस समझ लेते हैं, ट्रेस इज इक्वल टू समीशन 1 to n। बात सही है। दूसरी बात, अब ट्रेस की कुछ खास बातें हैं, जैसे मान लीजिए k टाइम्स a कोई मैट्रिक्स, यानी कि k बाहर ले रहे हैं अगर आप मैट्रिक्स से, तो k आप बाहर ले सकते हैं ट्रेस से, ठीक है। कहने वाली बात है, मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स लिखा है ना, 2a, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2a प्लस b 3b इज 3b सॉरी इज इक्वल टू 2 3 4 1, कुछ भी लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर आप इसका दोनों तरफ ट्रेस लेना चाहें तो ट्रेस ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग ट्रेस दोनों तरफ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में कुछ मैट्रिक्स जुड़ने के बाद ही ट्रेस आ रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ 2a प्लस ट्रेस ऑफ 3b। इधर आप ट्रेस जब इसका लेंगे तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा, दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। तो कहने वाली बात है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो 2 बाहर ले सकते हैं। तो आप ये छोटे मोटे ऑपरेशन ट्रेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है कोई, तो ये ऑपरेशन एज इट इज आपके हो जाते हैं, तो एक अच्छी प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। तीसरी बात देखते हैं कि अगर आप ट्रेस ए लें या फिर ट्रेस ए ट्रांसपोज लें, दोनों का सेम ही रहता है। ट्रांसपोज यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स को दिखा रहा है, अभी पढ़ेंगे आगे, ट्रांसपोज को दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, चौथा पॉइंट, ठीक है, कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी को हम नहीं लिख सकते ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, जबकि एडिशन में हम मान लीजिए 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उनका ट्रेस अगर ले रहे हैं आप, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम साइन रहेंगे इस प्रकार से। और बाहर ये स्केलर को बाहर निकालने के लिए तो हमने सीख ही लिया। तो छोटी छोटी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे डायगोनल अगर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस भी सम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए बी सी, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए, तो अगर मैं इसका ट्रेस ऑफ ए बोलूं तो ट्रेस ऑफ ए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड डिटर्मिनेंट ए क्या है, इसका डिटर्मिनेंट ए देखें तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, तो ये आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन इसलिए ऐसा बन सकता है कि देखिए प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है, ये सम जैसा लग रहा है, एम जी एम लगाया जा सकता है ना, क्वाड्रेटिक को यहाँ पर लाया जा सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल बनाकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ठीक है, तो ट्रेस के बारे में आपको बेसिक जानकारी हो जाती है कि ट्रेस सम ऑफ एलिमेंट्स होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो सम ऑफ, ठीक है, ट्रेस बोलते हैं। आगे देखेंगे कि क्या पढ़ना है, आगे हम देखते हैं ट्रांसपोज है हमारे लिए। तो अब हमें जानना जरूरी है कि ट्रांसपोज भाई क्या होता है ना, तो ट्रांसपोज भी एक काम का ऑपरेटर है, इसको भी समझ लेते हैं। तो पहली चीज लिखेंगे डिनोटेड बाय, ठीक है, कैसे दिखाया जाता है, हम ए मैट्रिक्स ही लिया करते हैं हर बार, ए, ठीक है, दैट इज, अब यहां पर ये m क्रॉस n के लिए भी चलेगा, इसके लिए n क्रॉस n हो जरूरी नहीं है, रेक्टेंगल के भी चलेगा, तो मैं m क्रॉस n लिख देता हूं, ए आई जे, ठीक है। तो अगर डिनोटेड बाय इसको हम करेंगे ए डैश, या कई लोग ए ट्रांसपोज लिखते हैं, स्मॉलर भी लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे कई तरीके से इसको हम ट्रांसपोज को दिखाते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ए की पावर टी। अच्छा, होता क्या है, करना क्या पड़ता है, तो आओ देख लेते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इफ ए इज इक्वल टू आपने माना है आई जे, ए आई जे, ठीक है, एन क्रॉस एन ले लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, तो फिलहाल कोई जरूरी नहीं है, एम क्रॉस एन में भी चलेगा। तो आपको रो और कॉलम को अगर एक्सचेंज कर दें हम, ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स जो दूसरा प्राप्त होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो बात समझ में ये आ रही है कि अगर हम आई और जे को आपस में चेंज कर दें तो इसी को ट्रांसपोज करना बोलते हैं, तो ट्रांसपोज करना इसे ही कहते हैं, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम से रो को चेंज कर दिया जाए ना, रो चेंज्ड बाय कॉलम, एंड वाइस वर्सा, ठीक है भाई। तो हिंदी में मतलब ये समझ में आता है, कुछ कहने वाली बात नहीं है। आप देखिए, अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज लिखूं, ठीक है, देन
तो ये हो जाएगा ए जे आई और n क्रॉस n ही रहा। अच्छा, अगर मान लो ये m क्रॉस n होता, ठीक है, तो ये n क्रॉस m हो जाता। ठीक है, बात ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल छोटा सा। मैं मान लेता हूं a मेरे पास एक 2 क्रॉस 3 का कुछ एलिमेंट है, मैट्रिक्स है, एंड इसका A ट्रांसपोज मुझे लिखना है। ठीक है, तो A ट्रांसपोज लिखना है, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिख रहा है, 2 रोज 3, 2 क्रॉस 3 का है। तो अगर आपको इसका ट्रांसपोज लेना है तो जस्ट कुछ करना नहीं है, रो कॉलम बनने वाला है, कॉलम रो बनेगा। रो समझते हैं, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 3 - 4 1 0 2 -1, तो ये अगर आप ऐसे नहीं, आपने कुछ किया नहीं है, बस इसको ऐसा रो कॉलम चेंज कर दिए, तो ये आपका A ट्रांसपोज कहलाता है। तो बस यही आपका ट्रांसपोज के लिए जरूरी है। तो आप ध्यान से बस ये रखिए कि I J से चेंज हो जाता है, ठीक है, और M भी N से चेंज हो जाता है। कहानी ये है कि 2 ट्रांसपोज के लिए चीजें जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी, जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो ये हमें करना पड़ता है। अच्छा, ट्रांसपोज की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या खास बात है? अब तो हमने ट्रांसपोज करना सीख लिया। तो भाई जरूरत बहुत है इसकी, क्योंकि इसके आधार पर बहुत कहानी आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो शुरू किया जाए, तो उसकी कहानी को सीखेंगे हम आज। तो ट्रांसपोज क्या करता है, क्या करता है? तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कुछ बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज रखता है, आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक टेबल जैसा दिखाता हूं, आप A ट्रांसपोज करना अगर जान गए तो A ट्रांसपोज और मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज बहुत ही, है ना, जैसे कि आपने समझ ही लिया कि रो और कॉलम को चेंज किया जाता है। तो यहां पर इसके आधार पर 3 बहुत बढ़िया बातें निकलती हैं, और वहां से हम 3 टाइप के मैट्रिक्स देख पाएंगे। आइए देखते हैं। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो मैट्रिक्स बदलता नहीं है, ठीक है, बदला ही नहीं, वो A के बराबर ही रहा, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से सिमेट्रिसिटी के बारे में समझ में आता है, ठीक है, कि भाई कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कौन नहीं है, और क्या क्या बातें। अगर आपने ट्रांसपोज लिया और माइनस साइन के साथ आया, आपको इवन ऑड प्रॉपर्टीज फंक्शन वाली याद आएंगी कम से कम, है ना। इवन और ऑड फंक्शन में कैसे चेक करते थे, वैसे ही कुछ है, तो आप याद कर सकते हैं। तो इसको एक नया मैट्रिक्स हम नाम देंगे, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और खुद मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे अगर, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल। दुनिया वालों ने इसको ऑर्थोगोनल नाम दिया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? ओके। तो 3 प्रकार के, यानी कि ट्रांसपोज की बात से 3 चीजें डिसाइड होती हैं, यानी कि इसकी पहुंच 3 लोगों तक है। सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक बनाया जा सकता है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ खास बातें हैं कि देख लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दिखेगा कैसा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। कहानी अगर देखी जाए तो हो क्या रहा है, अगर मैं पीछे चलकर आपको थोड़ी सी और बातें बताऊं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ पाएंगे। आइए मेरे साथ आइए। अगर मान लीजिए मैंने एक A मैट्रिक्स लिया, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, A B C D E F G H I, मैंने एक मैट्रिक्स लिया और इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं। ठीक है, ट्रांसपोज लेना आता है सबको, रो कॉलम चेंज करेंगे। पहले समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहां से आपको इसका मतलब समझ में आएगा। तो A B C D E F G H I, जब आपने ट्रांसपोज लिया है तो आप ध्यान से देखिए कि आपके मैट्रिक्स में क्या बदलाव हुए हैं। आप ध्यान से बदलाव देखने जाएंगे तो मैं फिर से वही 3 हिस्से आपको करके दिखाता हूं कि एक ये ट्रायंगल, एक लोअर ट्रायंगल और एक डायगोनल। ठीक है, डायगोनल, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, चलो मैं अच्छा कर देता हूँ। आइए ऐसे देखते हैं, ये लो डायगोनल थी, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, ठीक है, ओके। तो अगर आप देख रहे हैं तो डायगोनल वाले लोग, इधर भी मैं वही चीजें मेंशन कर रहा हूं, यानी कि इसको 3 टुकड़ों में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को।
क्योंकि हम स्क्वायर से कैसा होता है, बहुत आसानी से हम प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। फिलहाल ये स्क्वायर के लिए ही रेक्टेंगल, क्योंकि ट्रांसपोज तो हम किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्क्वायर में एक खास बात समझ में आती है। मैं स्क्वायर ले रहा हूँ यहाँ पर n क्रॉस n, ठीक है, 3 क्रॉस 3 है फिलहाल तो, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके डायगोनल वाले लोग बदले नहीं, क्या बदले क्या, ठीक है, आपके डायगोनल वाले नॉट चेंज्ड, ये चेंज नहीं हुए, चेंज नो चेंज, ठीक है। आप ध्यान से दूसरी बात देखिए कि ये हो गया है कि मुझे लग रहा है ये आपस में इंटरचेंज हुए हैं क्या, इसका मतलब ये हो रहा है अपर ट्रायंगल लोअर एलिमेंट लोअर ट्रायंगल में आ गए हैं और लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल में पहुंच गए। आप ध्यान से देखिए BCF DGH, बात समझ में आ रही है, पोजीशनिंग थोड़ी चेंज हुई है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर पोजीशन में, यानी कि आपस में पोजीशनिंग इस प्रकार चेंज हो रही है, इस तरह से। मतलब ये आप थोड़ा सा बेसिक अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली अगर आप ट्रांसपोज की वजह से होने वाले चेंज समझ पाए तो इसी वजह से इस पर इसके 3 आगे हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बातें देखी। तो आइए उन्हीं बातों पर वापस चलते हैं। तो अब अगर हम देखें कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा फिर कि जिसमें हमें ट्रांसपोज लेने पर कोई फर्क ना हो, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोज का मतलब ये हो रहा है कि, है ना, चेंज हो रहा है लोअर ट्रायंगल, मैं ऐसे बोल सकता हूँ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट बदल जा रहे हैं, है ना, अपर ट्रायंगल एलिमेंट से, ठीक है। और एक बात और समझ में आ रही है कि डायगोनल डजंट चेंज, डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। ये कुछ बात नहीं है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि अनचेंज्ड। अब इसका यहाँ पर आपको मतलब समझे कि आप सोचिए अब ऐसा कोई सा मैट्रिक्स है, तो मैं एक मैट्रिक्स ऐसा लेता हूँ जो आपको फील कराएगा कि हाँ ये भाई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आप आगे भी चलकर देखेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आता है, तो फिलहाल वो हमें नहीं देखना। आप एक बात देखिए कि यहाँ एलिमेंट जो हैं आपके अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल में लगभग सेम है, और आप ये देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये एक सिमेट्रिक का बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, यानी कि बात समझ में ये आ रही है कि AIJ इज इक्वल टू AJI इसके केस में है, ठीक है, ठीक है, 1 2 पर बैठा हुआ 2 1 के बराबर है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये एक खास बात होती है, आप अगर देख के पहचानना चाहें तो ये आप देखकर इस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सिमेट्रिक रहने वाला है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक पर आते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक बहुत खास है, आइए। तो स्क्यू सिमेट्रिक में अगर हम जा रहे हैं तो ट्रांसपोज लेने पर आपको ये बात समझ में आएगी कि चेंज होता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं करके देखता हूँ पहला, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल बाद में लिखते हैं, एक बात समझ में आ रही है मुझे, मैं पहले बात बताता हूँ। आप ये बताइए कि कभी भी जब हम A ट्रांसपोज पीछे कर रहे हैं, आइए एक मिनट पीछे चलते हैं, ये नोट वाले बातें हैं, नोटेड, नोट लिख लीजिए, बना लीजिएगा, फोटो बना लीजिएगा, कुछ चीज़ें फोटो से ही याद रखनी चाहिए। तो ये पहली बात। दूसरी बात, आप ये समझिए जब आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A या कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप इसको मैथमेटिकली ऐसे देखिए कि AIJ था, है ना, और A ट्रांसपोज में AJI हो गया है, ठीक है। तो आप इधर आइए, अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक ले रहे हैं, A ट्रांसपोज को माइनस A से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो रहा है, अगर मैं एलिमेंट के लेवल पे देखूं, एलिमेंट के लिए, तो AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI दिखेगा, यस और नो? अगर दिखेगा तो आप एक खास चीज इसमें होगी, यानी कि माइनस साइन का फर्क होगा, यानी कि अपर ट्रायंगुलर, आप यहां से मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं वो यहां पर लिख लेना, एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और खास, ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात ये कि अगर मैं I इज इक्वल टू J करूं, ठीक है, आप समझिएगा, I इज इक्वल टू J कर रहे हैं, तो AII इज इक्वल टू माइनस AII, दैट मीन्स 2 AII मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, और यहाँ से समझ में आ रहा है कि अरे 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 डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हैं, यानी कि आप यहाँ से एक खास बात समझिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो कैलकुलेशन है, जो हम चीज़ें रट लेते हैं, वो कहाँ से आती हैं, वो आपको ऐसे करना आना चाहिए, तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आओ ये लिख लेते हैं बात। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में
ए आई आई इज इक्वल टू ऑलवेज 0, ठीक है। दूसरी चीज अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट लोअर ट्रायंगुलर के से माइनस साइन से डिफरेंट मतलब अलग होंगे, यानी कि एग्जांपल के तौर पर देखिए लगाते हैं, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0, ये बात समझिए, ऑलवेज 0, ठीक है। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ बातें बहुत खास हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ऐसे बात क्लियर है। तो आइए, इसका मतलब 0 है तो मैं एलिमेंट अगर भर दूं तो कुछ इस प्रकार से आने चाहिए, फिर 0 0 0 और, ठीक है, यहां वाले लोग जो भी आप भरोगे उनमें और इनमें जब भी, चूंकि ट्रांसपोज ले रहे हो तो चेंज होता है ना, ठीक है, तो आप में एक माइनस साइन का फर्क होगा, -h -g और -f, तो बहुत आसानी से आप स्क्यू सिमेट्रिक ट्रायंगल भी पहचान सकते हैं अगर आपने पूरी बात ध्यान से सुनी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक भी पता चल गया हमें। एक आता है नेक्स्ट मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लीकेशन जब आई आ जाए, खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे इस सवाल में पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए की बात की जाए जब आई आता है तो उसको हम नाम देते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बहुत खास मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिस किसी में भी पता चल जाए कि ये, तो उसके लिए चुटकियों में ए इनवर्स निकल जाता है, हम आगे देखेंगे। चलिए फिलहाल अगर ए ट्रांसपोज ए आई मैट्रिक्स आता है तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब काम की बात यह है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो इसके लिए मैं खास बातें लिख देता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूँ, यानी कि ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो मॉड ऑफ आई आ जाएगा। आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि मॉड ऑफ आई 1 होता है, और मॉड ए ट्रांसपोज मॉड ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, और ये फिलहाल बराबर भी होते हैं, तो ये 1, और यहाँ से समझ में आता है कि मॉड ए इज इक्वल टू +-1। क्या बढ़िया बात है, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें समझ में आ रहा है कि उसका डिटर्मिनेंट हमेशा, यानी कि कभी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दे तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा, है ना, +1 या -1 होना चाहिए, ठीक है। आगे चलकर एक और बात देखोगे, आगे चलकर आपको ये भी बात पता चलेगी इसके बारे में कि ए इनवर्स इसका ए ट्रांसपोज खुद ही होता है अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में दो बातें बहुत कंफर्म होती हैं, अगर आपको पता चल रहा है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो I बाई ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज नजर आएगा, और I बाई ए को ही तो ए इनवर्स बोलते थे, तो ये आप छोटी सी बात यहाँ से सीख सकते हैं। ओके डन। तो आपको यहाँ पर ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे काम करता है, ये बात समझ में आ गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं काम की जो ट्रांसपोज के लिए जरूरी है आपको सवाल करने के लिए, हम आगे सवाल भी करेंगे, ठीक है, तो वो हम अभी देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, फिर तो भाई ट्रांसपोज भी क्लियर हो गया है ना, ट्रांसपोज समझ में आ गया कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट वो भी। तो अब हम थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट देखेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज की, भाई प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रांसपोज की, वो भी जान लेते हैं ना, कि कल को आ गया सवाल और हमको प्रॉपर्टीज ही नहीं आती, तो फटाफट प्रॉपर्टीज देखा जाए। तो जितनी बातें अब तक समझे हैं तो आप यही बता दीजिए कि 2 बार ट्रांसपोज ले लें तो भाई क्या बनेगा, एक बार अपर ट्रायंगुलर लोअर में आया, लोअर से फिर अपर पहुंचा तो ए ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर सर बहुत सारे मैट्रिक्स जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, फिर ट्रांसपोज है ऊपर, तो कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरी चीज कि सर अगर मल्टीप्लिकेशन में कर रहा है, बहुत सारे मैट्रिक्स हैं ए बी सी, फिर ट्रांसपोज है, तो क्या होगा जब कई सारे, तो आप अगर ओपन करना चाहते तो लास्ट से शुरू करेंगे, सी ट्रांसपोज देन बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। कहने वाली बात यह है कि अगर ए से लेकर जेड तक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हैं तो सबसे पहले जेड का निकालिए, सब लास्ट में सीक्वेंस चलते हुए ए ट्रांसपोज, ठीक है, ओके। चौथी बात अब ये है कि अगर हम, है ना, ए ट्रांसपोज की पावर n, ये एक सेकेंड सॉरी, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में हो गया, और ठीक है आगे चलते हैं। तो कुछ ए ट्रांसपोज की और भी खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ए ट्रांसपोज की पावर n को तो ए की पावर n अंदर कर सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हैं बाद में, ठीक है, जोड़ने में घटाने में आ गया। पांचवी प्रॉपर्टी की अगर स्केलर अंदर है तो मान लीजिए k इंटू ए का ट्रांसपोज आप ले रहे हैं तो आप k बाहर ले सकते हैं ए ट्रांसपोज, पर उससे कुछ लेना देना नहीं,
ठीक है, तो ये कुछ 5 काम की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसके बाद अगर अब हम आगे देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम में थोड़ा सा सिमेट्रिक पार्ट भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। आप ऐसे समझिए कि एक मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए, ये सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दो तरीके से, दो अलग अलग करके? ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप थोड़ी देर रुकिए, मैं क्लियर कर देता हूं। आप ये देखिए, एलसीएम लेने पर ट्रांसपोज कट गया तो ये आ रहा है। बात ये है कि इसको हम सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए, या इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा क्यों, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा पार्ट ऑफ ए। अब एक काम कीजिए, आप ऐसे समझिए कि पहला, अगर मैंने एक मैट्रिक्स माना है बी और वो है ए प्लस ए ट्रांसपोज, मुझे पता करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना भी सीखेंगे। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे कि ए प्लस ट्रांसपोज है, इसको मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो मुझे उसका ट्रांसपोज ले लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ ली हैं तो आप ये बताइए, 2 बार ट्रांसपोज हुआ तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। क्या ये बदला? नहीं, ए ट्रांसपोज प्लस ए तो बी ही था। कहने वाली बात यह है कि बी ट्रांसपोज आ गया बी के बराबर। तो बात यह है कि ये सिमेट्रिक पार्ट है, इसको हम आगे चलकर पी से डिनोट करेंगे, इसी प्रकार इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार हम जान लेते हैं कि अगर बी हमारा ए और इस तरह से है तो इसका ट्रांसपोज कैसा आएगा? मान लीजिए इसका ट्रांसपोज, मैं बी ट्रांसपोज निकालने की बात कर रहा हूं, क्या आएगा? तो आप क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ले लेते हैं हम फटाफट, देन और आप पाएंगे कि एक माइनस अगर कॉमन ले लेते है ना भाई, तो ये माइनस बी बन गया आज। ठीक है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से चीज ये होती है। तो आप अब काम की बात पर आ जाते हैं। तो काम की बात जो मैं बोल रहा था आपको, मैंने बोला था कि कोई भी मैट्रिक्स अब एक के अंदर उसका सिमेट्रिक पार्ट भी होता है और उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी होता है। जैसा कि मैंने लिखा था, आप पीछे देखें एक बार, ए प्लस ए ट्रांसपोज, वापस लिखते हैं, कैन बी रिटन एज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट काम की प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम बाद में करेंगे। तो अब आपको पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिक पार्ट है, तो इसको हम P से डिनोट कर देते हैं और इसको Q से अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में बांटा जा सकता है, जहां पर एक उसका सिमेट्रिक पार्ट कहलाएगा, ये सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, पार्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, और ये इसी प्रकार स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट कहलाएगा। बात समझ में? यानी कि यहाँ पर आप समझ लीजिए ऐसा कि हम ऐसा लिख लेते हैं कि P जो है सिमेट्रिक पार्ट कभी निकालने के लिए भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला आ गया आपके पास। इसी प्रकार Q स्क्यू सिमेट्रिक का आपके पास भी फॉर्मूला आ गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन करेंगे हम एक साथ ही करेंगे प्रीवियस ईयर में। तो आगे चलते हैं। अब हमें पता चल गया यहाँ तक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ट्रांसपोज की आवश्यकता, क्योंकि कुछ खास प्रॉपर्टीज रखता है अपने आप में, तो इसलिए हमें इसे पढ़ना जरूरी है। और आगे चलकर और कुछ भी खास प्रॉपर्टीज आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ए ट्रांसपोज का मॉड ए के बराबर ही रहता है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट बदलता नहीं है। ये आप डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, वो भी हम जल्दी ही लेक्चर बनाएंगे। आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि थोड़ा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब कुछ हम देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का बोलने का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन देखेंगे। तो पहला आ जाते हैं यहाँ पर, लेट हम मान लेते हैं ए हमारा मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n, एंड बी मैट्रिक्स है बी आई जे p क्रॉस n। अच्छा, पहली बात आप समझिए, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी के लिए तो जरूरी है कि ये दोनों सेम हो।
किस किस के लिए सेम होने चाहिए भाई, आओ देख लेते हैं। यानी कि जब भी आप एडिशन करेंगे, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब भी आप इक्वलिटी में रहेंगे, इक्वलिटी प्रॉपर्टी, तो वहां पर इन दोनों का सेम होना बहुत जरूरी है। यानी कि ये जब भी पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली व्हेन, ठीक है, व्हेन m क्रॉस n ऑर्डर मस्ट बी सेम p क्रॉस q। बोलने का मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि m जो है p के बराबर होना चाहिए भाई, और n जो है q के बराबर होना चाहिए, तभी होगा ये बराबर। अब आते हैं एडिशन प्रॉपर्टी पर। तो एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दोनों को जोड़ रहे हैं, दो मैट्रिक्स को तीसरा मैट्रिक्स बना रहे हैं, C इज इक्वल टू A प्लस माइनस B कर रहे हैं, तो आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट भी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जुड़ जाएंगे, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ऑर्डर चूंकि बराबर होगा तो आप दोनों का m क्रॉस n होना चाहिए सेम। तो यहाँ पर Cij हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये कुछ, ठीक है, और ये भी m क्रॉस n का ही होगा। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बात हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, A मैंने लिया है, मैट्रिक्स है मेरा 2 -1 3 4, ठीक है, एंड B मैट्रिक्स है मेरा 3 4 5 -2, ठीक है भाई। अब मान लीजिए मैं इन दोनों को घटा रहा हूं। अच्छा, एक और चीज समझिए, एक और चीज यहीं कहीं लिख लीजिए, अगली प्रॉपर्टी में लिख देता हूं मैं। सेकंड बात ये देखिए कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर से के कॉमन, एक कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी वैसे आगे बताते हैं हम, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है के, यानी कि इस प्रॉपर्टी को थोड़ा एक बात समझ लीजिए, वापस आएंगे वहां पर, कि इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका A 2 4 6 8 है, तो आप देखिए अगर इसमें से सभी में कॉमन है, तो आप एक कोई अगर नया मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट से कॉमन आता है, ठीक है। कहने वाली बात यह है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, कॉमन लेने की, यानी कि ये हो गया। अगर मान लीजिए मैं ये B अगर दूसरा मैट्रिक्स कंसिडर करता, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि A जो है 2 टाइम्स B हो गया है। आपको ये बेसिक छोटी सी चीज करनी आनी चाहिए। और इसी प्रकार बात यह है कि हर एलिमेंट को कोई भी मैट्रिक्स से अगर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बोलते हैं इसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हर रो या हर कॉलम को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ये बात समझ के रखिए। आइए वापस चलते हैं पीछे। तो बात यह है कि अगर मैं आपसे इसी सवाल में पूछ लेता, क्वेश्चन ये लिखा है, आपको मैं बोलता फाइंड 2A माइनस 3B, ये क्या होगा? तो एक बेसिक छोटा सा ऑपरेशन है, आपको करना ना चाहिए। 2A का मतलब हो रहा है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम्स। जैसे मान लो यहाँ पर, मान लो जैसे A मुझे दिया ही था ये, अब मान लो कोई इसको -3A मुझे चाहिए होता, तो -3 के A का मतलब होता है -3 टाइम्स A कर दो, तो 2 4, ये छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूँ। तो इट इज इक्वलेंट टू हो जाएगा, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, सभी दोनों रो दोनों कॉलम को, तो -6 -12 -18 -24, तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर सॉल्व करें 2A - 3B, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2A - 3B, मैं डायरेक्ट कर लूँ, मैं डायरेक्ट ये सोच के चलूंगा और भर देते हैं। अच्छा एलिमेंट, तो आप फटाफट लिख दें -3। अच्छा, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और इक्वलिटी कर, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तब भी, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो एक मैट्रिक्स यानी कि वो भी जो हमें प्राप्त होगा वो भी 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, क्योंकि सेम ऑपरेट कर रहे हैं हम। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 2, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, -3 सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर देन ऑपरेशन बीच में जो भी हो माइनस हो वो लगाकर जो भी आपका आंसर है वो लिखना है। तो डायरेक्ट करेंगे 2 2 4 -9, तो कितना बच रहा है -5, -2 -12, -2 -12 -14, 6 और -15, 6 और -15 हो जाता है -9, 8 और माइनस प्लस
है ना, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 6, 8 और 6 14। तो आपका ये आपका मैट्रिक्स मिला जो आपको चाहिए। तो ये लीनियर ऑपरेशन है, एडिशन, सिंपल और सब्ट्रैक्शन। तो आप सबको समझ में आया एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए आगे चलते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज भी होती हैं तो वो भी आप समझ सकते हैं, बेसिकली ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे भी बात कर लें तो भी अच्छी बात है। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आप समझिए कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ए बी प्लस माइनस सी ए सी आप लिखेंगे। अगर इस प्रकार एडिशन में आपको ए मल्टीप्लिकेशन में भेजना है तो ये प्री और पोस्ट हुआ करता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए बी प्लस सी ए लिखा है तो आप इसको बी ए प्लस माइनस सी ए लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है आपको ध्यान रखना चाहिए। ए प्लस बी अगर आप लिख रहे हैं तो इसको आप बी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस है। अगर माइनस है तो आप माइनस कॉमन करके ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपने यहाँ पर तो लिख ही लिया है, ये भी प्रॉपर्टी आप इसमें बढ़ा लीजिएगा, के टाइम्स ए, ठीक है। जैसे कि सी पार्ट आप लिख लीजिए, सी प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए के टाइम्स, सॉरी मैट्रिक्स आपका लिखा है के टाइम्स ए प्लस माइनस, है ना, पी टाइम्स बी। तो आप इसको लिख सकते हैं के बाहर मैट्रिक्स ए पर प्लस माइनस पी बाहर मैट्रिक्स बी पर, और इनके एलिमेंट भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक छोटे छोटे ऑपरेशन हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है, और फिर छोटे छोटे सवाल करेंगे, देन आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम देखें तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए फिर से हम अगर बात करें कि हमारे पास मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको तो ये तो समझ में आया कि ऑर्डर भाई सेम रहना चाहिए, तो मैं दोबारा अब लिखूंगा नहीं, है ना। तो ये लो, इसका भी m क्रॉस n है। तो अगर ये दोनों इक्वल रहना चाहते हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि हम आज आमने सामने बैठेंगे, ठीक है, तो आमने सामने बैठने के लिए पहले ऑर्डर सेम होना जरूरी है या अनिवार्य है, ठीक है, सेम होना जरूरी है ना, सेम होना अनिवार्य है। दूसरी, इसका मतलब ये आ जाता है कि भाई ए आई जे एम क्रॉस एन ही बी आई जे एम क्रॉस एन के बराबर होगा। दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि भाई हर एलिमेंट, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। दैट मीन्स आप ये समझिए कि A11 बराबर हो जाएगा B11 के, A12 बराबर हो जाएगा B12 के, एंड सो ऑन, जो भी आपको लिखना रहे वो लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये बराबर रहते हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स कभी भी इक्वलिटी में बैठे हैं, आप सामने सामने उनको बराबर कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ तक कहानी हो जाती है क्लियर, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कैसे बराबर रह रहे हैं, ठीक है भाई। इफ देन, चलिए, तो यहां तक अगर आपको कहानी क्लियर हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेंगे जो कि बेसिक अलजेब्रा पर हो सकते हैं, ट्रेस पर हो सकते हैं, एक ट्रेस का भी क्वेश्चन आज कर लेंगे। चलिए, जैसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इफ ये पूरा मैट्रिक्स बराबर है दूसरे मैट्रिक्स। तो पहली चीज आप चेक करिए क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, भाई सही है। तो यहां से जैसे ही आप बराबर करेंगे तो a माइनस बी किसके बराबर, -1 के, 2a प्लस सी किसके बराबर, 5 के, 2a माइनस बी किसके बराबर, 0 के, ठीक है, और इसी प्रकार 3c प्लस डी किसके बराबर, 13 के। आपको बात क्लियर है। अब इन चार इक्वेशन, चार अननोन आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, है कि नहीं, चार इक्वेशन चार अननोन। तो आप आइए मैं इन दोनों को एक साथ लगा देते हैं। तो ये हो गया 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, बोलने का मतलब b इज इक्वल टू जोड़ दो या घटा दो, जोड़ घटा दिया जाए तो माइनस प्लस और ये, ठीक है, माइनस, ये हो गया कितना जुड़ के, तो ये बच रहा है माइनस का a इज इक्वल टू -1 और प्लस, या b इज इक्वल टू 2a रख दो भाई, इतना क्यों बहुत दिमाग खराब हो रहा है, b इज इक्वल टू 2a रख दिया जाए, रख दो, b इज इक्वल टू 2a रख दो, a माइनस 2a, बहुत झंझट कर लेते हैं हम लोग कई बार। तो माइनस a इज इक्वल टू -1, वहां से भी आ रहा था, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया, मिल गया, a1 प्राप्त होते इसमें c लगा दो, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c कितना 3, बहुत चिल्लर, जाने दो, मैं नहीं कर रहा। तो आप ऐसे a b c d फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। आगे बढ़े तो छोटे छोटे सवाल हैं आपके हो सकते हैं, जैसे इसमें क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ तो आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे, फिर से देख लें एक बार जल्दी से
कि भाई इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके बराबर करना है, यानी कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन। इधर देखो 6, अच्छा 6 के बराबर है, कुछ नहीं मिला। अच्छा इधर देखो 0 और इधर 1, 0 बराबर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा लास्ट इक्वेशन तो 2x है ना, ये एलिमेंट से देखो ये और ये, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8। तो क्या लग रहा है यहाँ से x कितना मिला 6/2, y कितना मिला 3, तो भाई x और y मिल गए। बहुत आसान सवाल, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अच्छा इस सवाल में थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं बोल रहा हूँ आपसे फाइंड करो ट्रेस x माइनस ट्रेस y फाइंड करो। ठीक है, मैं सवाल चेंज कर देता हूँ। उन्होंने सिर्फ x और y फाइंड करने के लिए बोला है, मैं थोड़ा और बदल देता हूँ, ट्रेस बताओ फिर। ठीक है, चला जाए। आइए, तो क्योंकि बहुत आसान सवाल ज़्यादा करने में मजा नहीं आता, तो ट्रेस की अगर बात करें जाए तो कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं अलग अलग लाए। तो आपको अगर ट्रेस की प्रॉपर्टीज याद हो, आज ही हमने लेक्चर में पढ़ा है कि हम चाहें तो इसमें डायरेक्ट ट्रेस काट सकते हैं दोनों तरफ, यानी कि इसमें भी दोनों में टेकिंग ट्रेस ले लो सकते हो। अगर आपको ट्रेस की ही बात करनी है यानी कि डायरेक्ट ट्रेस ले सकते हैं, लिया जा सकता है। चलिए ट्रेस लिया जा सकता है, तो आइए लेते हैं। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट बोलो ट्रेस ऑफ x हो जाएगा प्लस 3 ट्रेस ऑफ y हो जाएगा। नहीं समझ में आया और इधर ट्रेस लिया तो जुड़ गए भाई, डायगोनल एलिमेंट जुड़ गए। नेक्स्ट इधर ट्रेस लिया तो और प्लस 2 ट्रेस ऑफ y कितना आ रहा है, जोड़ दो 5 और 2 कितना हो गया 7। बात नहीं समझ में आई कि नहीं आई? अब दोनों को हमें सॉल्व करना है कि भाई ट्रेस ऑफ x और ट्रेस ऑफ y अलग अलग मिल जाए। क्या ये दो अननोन और 2 इक्वेशन नहीं दिख रहे हैं आपको? तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बस कोफिशिएंट सेम कराओ। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, जल्दी बताओ। इसको कर दिया जाए सर कितना ट्रेस ऑफ y हटाए तो 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो करके लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है जल्दी बोलो। 3 3 9 ट्रेस ऑफ x प्लस ये आ गया। इधर देखो कितना आ रहा है 4 ट्रेस ऑफ x प्लस 6 ट्रेस ऑफ y इज इक्वल टू 4। चलो क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, हमें अलग अलग चाहिए क्योंकि हमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है। सही है, तो सब्ट्रैक्ट कट गया, 9 से 4 गया, कितना बचा 5 ट्रेस ऑफ x है ना। अच्छा ये 21 से 4 चला जाता है, कितना बचता है 21 से 4 चला जाएगा तो है ना 17 बचता है। तो ट्रेस ऑफ ए मिला क्या, ट्रेस ऑफ x मिला 17/5। ठीक है, बात समझ में, जो भी आ जाए। तो ये एक वैल्यू होती है भाई, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू है ना जोड़कर, तो ये कहीं पर भी यूज किया जा सकता है इसका। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। तो ट्रेस ऑफ x निकालने के बाद ट्रेस ऑफ y फाइंड कर लेंगे। क्या आप ट्रेस ऑफ x माइनस ट्रेस ऑफ y नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। चलिए तो यहाँ तक सही है, यहीं तक आज क्लोज करेंगे लेक्चर, है ना। इतना अगर आपने समझा है तो आप देख लेते हैं क्या क्या देखा है। तो आई होप आज इस लेक्चर में हमारे पास हम पहुंच गए हैं, क्या क्या कर लिया है। आओ, हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जान लिया, हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जान लिया, प्रॉपर्टीज भी जान ली, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन हो गया, इक्वलिटी हो गया, मल्टीप्लिकेशन रिमेन रह गया है थोड़ा सा, तो हम ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद फिर डिटर्मिनेंट भी पढ़ेंगे। तो आई होप कवर करूंगा, मैं सोचूंगा एक में ही आ जाए। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।